हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज यूनिट 6 के साथ, रिसर्च इन एजुकेशन। ऑलरेडी मैंने इसका ए सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। बी सेक्शन का कुछ पार्ट हमने कल डिस्कस किया था, उसके बाद फिर हम आज यहाँ पे बी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने वेरिएबल्स को पूरा कंप्लीट कर लिया। जिन लोगों ने भी प्रीवियस की वीडियोज नहीं देखी है वो जाके उसको देख ले, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, हाइपोथेसिस को डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा हम लोगों ने कंसेप्ट जो था यूनिवर्स और सैंपल, उसके बारे में भी देखा था, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कौन कौन सी टेक्निक्स लास्ट हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे आ जाओ पीछे। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट जो देखा था वो देखा था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। इसका डिफरेंस देख लिया था। उसके अलावा ये भी देख लिया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन सी हमें जो प्रोबेबिलिटी टेक्निक है उसके अंदर हमें कौन कौन सी सैम्पलिंग को पढ़ना है। लाइक आपका ये हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये सारे चीजें आ गई, ठीक है। और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ गया, ठीक है। तो इसको वन बाय वन आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो फिर आ जाओ अपने। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो सैम्पलिंग के दो टेक्निक्स होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। दो टेक्निक हो गई है आपकी, ठीक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये सारी चीज आ जाते हैं, ठीक है, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। उसके अलावा कल हम लोगों ने एक कंसेप्ट ये भी पढ़ा था, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स बोल दो। तो पॉपुलेशन क्या है, मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पे डाल दी, कल मैंने नहीं डाला था तो मैंने सोचा आज पिक्चर डाल दूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये पॉपुलेशन है, इसी पॉपुलेशन से कुछ लोगों को जो मैंने उठा लिया है वो क्या है, हमारा सैंपल। क्लियर है? तो ये मैंने तो ऐसे डाल दिया था कि आप लोग समझ पाओ, ठीक। ये कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के की डिफरेंसेस हैं। इसकी भी मैंने पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर दी है। वैसे मैंने ये जहाँ जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो मैंने सारे कल मैंने डिस्कस किए हैं। मैंने की पॉइंट में वहां पे सारे ऐड कर दिए हैं। आप चाहो तो इसको भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे, जिसमें हमको बात करनी है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में जैसे हम सबसे पहले आते हैं, मैंने ये पिक्चर्स ऐड कर दी हैं आपके लिए जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक। देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है, ठीक है, ये कौन सी सैम्पलिंग है, हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। किस में आती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है, इक्वल चांसेस होते हैं, ठीक है। इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिलता है और ये रैंडमली हम लोग यहाँ पे इसको निकाल पाते हैं। मतलब ये देखो, ये जो रैंडम सैम्पलिंग होती है ये एक ऐसी सैम्पलिंग है जहां पे इक्वल चांसेस होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट चांस मिलते हैं, ठीक है। हर किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कई सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, लाइक जैसे लॉटरी मेथड होगा, आप लोगों ने देखा होगा ना। लॉटरी में एक लॉटरी ले लो, या फिश बाउल मेथड, सभी ने ये गेम खेला होगा ना, कि एक बाउल होता है, उसमें बहुत सारी चिट पड़ी होती है, उसमें से कोई भी चिट निकाल लो, ठीक है। रैंडमली आपको निकाल लेना होता है। तो ये कौन सा मेथड होता है? ये रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है, ठीक है। सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। क्वेश्चन में सिर्फ यही आपको देखना है, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। तो वो अगर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस लिख के आ रहा है तो वो आपको कौन सा सैम्पलिंग है? रैंडम सैम्पलिंग है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, हाँ, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये भी आपकी कौन सी है? प्रोबेबिलिटी है। देखो, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहने का मतलब क्या है, एक इसमें फॉर्मूला लिख लो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का। F इज इक्वल्स टू एन अपॉन एस एन। ये फॉर्मूला लिख लो। इससे क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, ठीक है। ये जो F होता है, F क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी। F डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। रुको एक मिनट, इसको मैं चेंज कर दूं। F डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को, और N क्या है? N इज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। N इज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। लिख लो ये फॉर्मूला। कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, जहां तक मैंने शायद एक ही बार इसका क्वेश्चन देखा है, ठीक है। फिर भी आप लोग ये लिख लो। और ये जो है ये क्या है? SN, रिक्वायर्ड पॉपुलेशन, ठीक है। हमें कितनी पॉपुलेशन चाहिए? रिक्वायर्ड सैंपल, सॉरी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो सैंपल हमें चाहिए, ठीक है, ये, ठीक है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग निकालने का, जिसमें F डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को, N होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एंड SN होता है हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल जो हम यहाँ से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सिस्टमैटिक जो
सैंपल है, ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपल, ठीक है, ये होता क्या है, इसमें क्या होता है कि फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, इसका कीवर्ड क्या है आपका, इसमें क्या होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, पहली बात, उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी। यहाँ पे क्या होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें क्या करना है, हमें निकालना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटरवल हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे हमारे जो भी सैंपल साइज हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई, तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हो गया। नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कौन सी सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये फर्स्ट हो गई आपकी, नंबरिंग कर लो इसकी 1 2 and 3, ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये भी हमारी कौन सी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। देखो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड जो सैम्पलिंग होती है उसमें होता क्या है, मतलब कोई पॉपुलेशन है हेट्रोजीनियस है, कोई पॉपुलेशन क्या है आपकी, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस से हम कहाँ की तरफ जाते हैं, होमोजीनियस की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसको देखो ऐसे समझो, अगर स्ट्रैटिफाइड है, सपोज करो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ग्रुप होता है, यहीं पे आ जाओ, हेट्रोजीनियस, कल मैंने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कर दिया था। हेट्रोजीनियस से हम क्या करते हैं, होमोजीनियस की तरफ जाते हैं, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से क्लियर करूंगी क्योंकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग काफी बार पूछी भी गई है और इम्पोर्टेंट भी है। हेट्रोजीनियस से हम क्या जाते हैं, होमोजीनियस की तरफ जाते हैं, मतलब जो भी इंटायर हमारी पॉपुलेशन है, देखो यहाँ पे जो ये पूरी क्या है हमारी पॉपुलेशन है, ये कैसी है, हेट्रोजीनियस है ना, बात समझ में आई, ये पॉपुलेशन कैसी है हमारी, हेट्रोजीनियस है, ठीक, इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस में, क्लियर बात, इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस में, ये पहली बात हो गई, ठीक। अब इसमें अब बात आती है कि ये जो इसमें जैसे हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड कहने का मतलब क्या है, स्ट्रैटा, देखो मैं इसको बॉक्स से बनाती हूँ, आपको बॉक्स समझाती हूँ, यहाँ पे ये एक बॉक्स है, ठीक है, 2 बॉक्स है, समझ, सिर्फ इससे समझ जाओगे तो समझ जाओगे, बहुत इजी है, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग कि ये हो गया आपका ग्रीन, है ना, और ये भी ग्रीन, ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ रख लो ब्लू 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 ब्लू, ठीक, तो यहाँ पे आपको कैसे ध्यान रखना है, आपने क्या देखा, ये है एक ग्रुप, ठीक है, मतलब जो स्ट्रैटा है, ठीक है, ये क्या बनाया हमने, स्ट्रैटा बनाया हुआ है, ठीक है, ये हमने क्या बनाया, स्ट्रैटा बनाया, मतलब स्ट्रैटा कहने का मतलब क्या है, अगर विदिन की हम बात करें, ठीक है, इसको भी लिख लो आप लोग यहाँ पे, अगर हम बोले स्ट्रैटाज आर, लिखो इसको, स्ट्रैटा जो विदिन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, इसका यहाँ पे स्पेसिंग यहाँ पे लिख रही हूँ, या रुको इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट रुको, यहाँ पे जो स्ट्रैटा है आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म लिख रही हूँ, इसी से आपको पहचानना होगा, जो स्ट्रैटा है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, स्ट्रैटा आर होमोजीनियस, स्ट्रैटा आर होमोजीनियस इन विदिन, ठीक, और स्ट्रैटा, सिर्फ इसी पॉइंट को आपको याद रखना है, स्ट्रैटिफाइड में स्ट्रैटा आर हेट्रोजीनियस बिटवीन, ठीक, ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए और 1 पॉइंट ये याद होना चाहिए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, क्योंकि पूछा जाता है कि स्ट्रैटा, ये क्वेश्चन आप देखना पीवाईक्यू में मिलेंगे कि होमोजीनियस विदिन है तो आपका क्लस्टर होगा या फिर स्ट्रैटिफाइड होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रैटा होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रैटा है, लाइक मैंने ये मान लिया, ये पहला स्ट्रैटा मैंने ले लिया, ठीक है, ये दूसरा स्ट्रैटा ले लिया, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जो स्ट्रैटा है वो होमोजीनियस होते हैं विदिन, यहाँ पे कैसे ये होमोजीनियस है, यहाँ पे ये कैसे है, होमोजीनियस है, एक जैसे हैं, सेम है ना, कल मैंने होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस का कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। होमोजीनियस कहने का मतलब क्या है, जो स्ट्रैटा है विदिन कैसे है, सेम है, लेकिन अगर बिटवीन में हम बात करते हैं, बिटवीन में हम बात करें तो ये कैसे है,
डिफरेंट है, हेट्रोजीनियस है। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का। ठीक, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या याद रखना है, जो हेट्रोजीनियस क्वेश्चन आता है कि हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस में हम कब कन्वर्ट करते हैं, तो स्ट्रैटिफाइड सैंपल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हेट्रोजीनियस से हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस में, जिसमें जो स्ट्रैटाज होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं विद इन, लेकिन जो बिटवीन होते हैं स्ट्रैटा वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। क्लियर है बात। और इसका जस्ट अपोजिट, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। देखो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हो जाता है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रैटा आर होमोजीनियस इन विद इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रैटा आर हेट्रोजीनियस, जस्ट अपोजिट होता है। रिलेट करके इसको पढ़ो, हेट्रोजीनियस इन विद इन, ठीक है, इन विद इन, ठीक है। और इसका क्या लिखा, स्ट्रैटा आर हेट्रोजीनियस इन बिटवीन, तो स्ट्रैटा आर होमोजीनियस इन बिटवीन। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि जो स्ट्रैटिफाइड का सैम्पलिंग का कंसेप्ट है उसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग का, जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रैटा उठा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में एक स्ट्रैटा उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, एक पूरा क्लस्टर ही उठा ले रहे हैं, एक पूरा क्लस्टर, एक गुच्छा ही पूरा उठा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब हमारी ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा वाइड होती है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी क्लस्टर सैम्पलिंग उठाते हैं, जहां पे जो स्ट्रैटाज होते हैं वो बिटवीन कैसे होते हैं, बिटवीन कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, और विद इन कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। इसको ऐसे समझ लो, यहाँ बॉक्स है। ठीक, यहां से भी समझ सकते हो, जो मैंने पिक्चर लगाई, लेकिन ऐसे समझ लो, मैंने अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखा भी था, तो आप लोग ऐसे समझ लो जैसे मैंने खुद के नोट्स में अपने बनाया है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, 3 बॉल इधर हो गई, मान लेते 3 है। ठीक है, और ले लेते हैं ये। ठीक है, अब देखो विद इन कैसे है, ये विद इन किस तरह दिख रहा है, हेट्रोजीनियस दिख रहा है, और यहाँ पे विद इन देखो किस तरह दिख रहा है, इस वाले केस में, यहाँ पे इस केस में कैसे दिख रहे हैं, होमोजीनियस दिख रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे जब क्लस्टर में आओगे तो विद इन में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रैटिफाइड में आओगे तो यहाँ पे क्या कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। बिटवीन ये कैसे है, देखो यहाँ पे 3 है, 3 पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट ब्लू के, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे तो बिटवीन ये कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ये बिटवीन कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। बस इतना ही डिफरेंस समझना आपको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में और क्लस्टर सैम्पलिंग में। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग देखो, यहाँ पे भी मैंने एक पिक्चर ये भी लगाई हुई है। ठीक है, तो इस पिक्चर से समझो चाहे इस पिक्चर से समझो, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रैटिफाइड का कंसेप्ट यही है, जो स्ट्रैटाज होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं विद इन, अगर हम स्ट्रैटिफाइड की बात करते हैं, और हेट्रोजीनियस कैसे होते हैं, इन बिटवीन। ठीक है, लेकिन हम जब क्लस्टर में बात करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। एक और आता है आपकी मल्टी स्टेज, शायद मैंने इसकी नहीं ऐड की, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम देख लेते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है। मल्टी रुको, मैंने 1-2 पिक्चर इसलिए ऐड कर दी, थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, देखो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में सिर्फ इतना समझो, कई सारी स्टेजेस होती हैं, है ना। मल्टी कहने का मतलब ही क्या है कि कई सारी स्टेजेस हैं। लाइक हमने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कलेक्शन किया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से फिर हम कहाँ पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम जाएंगे ब्रांच में। ठीक है, वो जो प्रॉपर उनकी जो ब्रांच होंगी जहां जहां सिटीज है वहां जाएंगे, फिर वहां से हम चले जाएंगे डिपॉजिटर्स के पास। तो ये किससे होती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा होते हैं ना वो कहाँ पे कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, स्टेजेस में। डेटा आर कलेक्टेड इन स्टेजेस, राइट। ठीक, तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी जो ये थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सारी डिस्कस कर ली है। अब हम लोग चलते हैं अपनी कौन सी सैम्पलिंग पे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। ठीक है, अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सैम्पलिंग आ जाती है आपकी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ जाती है, कोटा सैम्पलिंग आ जाती है, डायमेंशनल सैम्पलिंग आती है, पर्पस सैम्पलिंग आ जाती है, स्नो बॉल सैम्पलिंग आ जाती है ना। तो ये सारी हमारी कौन सी है, ये हमारी सारी कौन सी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ठीक, अब बात करते हैं
कि इसमें अच्छा एक चीज ये पूछा जाता है कि जो कोटा सैम्पलिंग है, ठीक है, ये किसकी इक्विवेलेंट है, ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कि कोटा जो सैम्पलिंग है, मान लेते पहले समझो कोटा सैम्पलिंग है क्या, उसके बाद आगे देखते हैं, पहले समझ लो फिर इक्विवेलेंट की बात करते हैं। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग कहने का मतलब क्या है, कोटा क्या करोगे, कोटा मतलब ये यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है ना, देखो यहाँ पे अगर हम कोटा सैम्पलिंग की बात करें तो ये सिलेक्शन होता है, कैसे होता है, कोटा सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं विद इन द स्ट्रेटा, ठीक है, कैसे करते हैं सिलेक्शन, कैसा करते हैं, नॉन रैंडम करते हैं, यहाँ रैंडम नहीं होता है, नॉन रैंडम होता है ये, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी है। और सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन होता है विद इन द स्ट्रेटा, ठीक है। और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट किसके है, आपकी प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है ना स्ट्रेटिफाइड, उसके इक्विवेलेंट है। जैसे वहां पे हम लोग करते हैं सेम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, जो जो स्टेप हम वहां पे करते थे वो सारे स्टेप यहाँ पे भी होंगे, लेकिन वहां पे हम लोग क्या करते थे, रैंडम सिलेक्शन करते थे, यहाँ पे हम लोग रैंडम सिलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रैंडम सिलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। इनकी 3 स्टेजेस होती हैं, कोटा सैम्पलिंग की क्या होती है, 3 स्टेजेस होती हैं, ये तीनों स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए, 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें जो पहली स्टेज है वो क्या बताती है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कोटा सैम्पलिंग में कि करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किस लिए आप कर रहे हो, ठीक है, कोटा सैम्पलिंग। फिर आता है जैसे कोटा होता नहीं आपका कि जनरल में इतना कोटा दे रहे हो, ओबीसी में, ये वही वाली बात है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स। फिर आइडेंटिफाई करो प्रोपोर्शंस को, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट होता है इंश्योर करो परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन, कितना परसेंटेज देना चाह रहे हो, ठीक है, इंश्योर दैट द परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन, बस इतना ध्यान रखो इसमें, और ज्यादा नहीं, ठीक है, इंश्योर करो परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि आपकी कोई वाइडर पॉपुलेशन है, मैं बोल रही हूँ उसका एग्जांपल लिख नहीं रही हूँ, समझना मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि आपकी कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, वो नॉट डिफाइन है, मैंने ये चीज पहले भी क्लियर किया है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सी ये रैंडम सैम्पलिंग यूज करती है, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग यूज करती है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी होती है, यहाँ पे डिफाइंड होती है, यहाँ पे पॉपुलेशन अनडिफाइंड होती है, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ उधर, हाँ ये पे थे ना, हाँ कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, देखो मैं एग्जांपल से बता रही हूँ कि एक हमने पॉपुलेशन ली, ठीक है, मतलब एक हमने पॉपुलेशन ले ली, ठीक है, एक मिनट रुको, मैंने एक चीज इसमें क्या बताया, रुको, टेक्निक, देखो ये डिफाइंड होती है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया शायद, ये डिफाइंड होती है ना, ये रैंडम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज है। इधर आ जाओ, हाँ कोटा सैम्पलिंग में क्या है कि मान लो जैसे आपकी कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, वहां पे क्या है 55% हमने दे दिया फीमेल्स को, ठीक है, और 45% हमने दे दिया मेल्स को, ठीक है। जो सैंपल होगा ना तो उसने मतलब फिर जैसे हमने क्या कोटा एक अलॉट किया, 55% किसके लिए अलॉट किया, मेल्स के लिए, ठीक, और सॉरी फीमेल्स के लिए, और 45% किसके लिए अलाउ किया, हमने मेल्स के लिए किया, तो हमने ये कोटा दे दिया है, ठीक है। तो यही कोटा सैम्पलिंग में होता है कि मतलब कि हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे नॉन रैंडम वे में हम क्या करते हैं विद इन द स्ट्रेटा, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेटा है, इसमें क्या है, मेन भी है, ठीक है, मेन है, फीमेल है, ठीक, ये फीमेल है, तो हमने इसमें से क्या किया, 4 फीमेल को उठा लिया और 2 मेल को उठा लिया, ठीक, तो इसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक। तो ये बात है हमारी कोटा सैम्पलिंग की, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारी कौन सी सैम्पलिंग है, नेक्स्ट हमारी सैम्पलिंग हो गई कोटा सैम्पलिंग के बाद डायमेंशनल सैम्पलिंग, कौन सी सैम्पलिंग हो गई, डायमेंशनल सैम्पलिंग, यहीं पे देख लो। कोटा सैम्पलिंग समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद करती हूँ आ गई हो, अगर नहीं आई देखो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने मेल लिया और फीमेल लिया, हमने मान लिया कि हमने परसेंटेज में मान लेते हैं कि फीमेल को हमने परसेंटेज ज्यादा रखा और मेल का परसेंटेज कम रखा, तो इसमें हमने फीमेल कितनी ले ली
फीमेल कितनी ले ली, 4 फीमेल ले ली हमने, ठीक है, और मेन कितने ले लिए, 2 मेन ले लिए, ये कहने का मतलब है, ठीक। अब आ जाओ डायमेंशनल सैम्पलिंग। डायमेंशनल सैम्पलिंग, डायमेंशन सैम्पल, डायमेंशन सैम्पलिंग क्या है, ये एक फर्दर रिफाइनमेंट है। दिस इज द फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, दिस इज द फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ कोटा सैम्पलिंग, सिंपल से ऐसे लिख लो, ठीक। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे हमारे कोटा सैम्पलिंग की बात होती है, बस वही है यहाँ पे, ठीक है, ये एक तरीके का फर्दर और रिफाइंड वे में इसको बताएगा डायमेंशन सैम्पलिंग में, ठीक। अब आ जाओ पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या है, इसको पता है एक एक पॉइंट से ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन आना है, बस आपको पर्पसिव, हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा पर्पस क्या है, हमारा सिचुएशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब इससे हम बोल सकते हैं ये एक तरीके की जजमेंटल सैम्पलिंग होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है कि बहुत ज्यादा थ्योरी की वो जरूरत है, ऐसा नहीं, बस आपको समझना है कि है क्या जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोल देते हैं पर्पसिव वाले को, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या 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 कह सकते हो, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम बात करते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग की, ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग कहने का मतलब है कोई सिचुएशन होगी, है ना, कोई सिचुएशन होगी, कोई पर्पस होगा हमारा, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन है एक हमारी, मान लो ये कोई पॉपुलेशन है, इसमें कई सारे लोग हैं, ABCDEFG ऐसे लिख लो, कई सारे हैं। हमारा पर्पस क्या है, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा, हम जिस टॉपिक पे हम अपना रिसर्च करना, लाइक मैं सेकेंडरी स्कूल के बच्चों पे रिसर्च करना चाह रही हूँ, हमारा पॉपुलेशन तो पूरा है ना, पॉपुलेशन में तो सारी मतलब जितने भी लोग हैं सभी लोग आ जाते हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगी, सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चों को यहाँ से उठा लूंगी, खाली जो भी सेकेंडरी स्कूल के बच्चे होंगे, तो हमने अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो कुछ बेसिस पे होता है, किसके बेसिस पे होता है, हु विल प्रोवाइड रिचेस्ट इन्फॉर्मेशन। पहले मैं ये देखूंगी हमें सेकेंडरी एजुकेशन के की अचीवमेंट पे, मतलब सेकेंडरी स्कूल में जो मैथमेटिक्स की अचीवमेंट है उस पर हमें क्या करना है, रिसर्च करनी है। तो मैं जो ये देखना पड़ेगा कि कौन मुझे उसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है ना। पहला क्या होगा, हु विल प्रोवाइड रिचेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कौन मुझे उसके मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है उसके लिए कौन मुझे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है, पहला पॉइंट तो मेरा यही होगा, ठीक। पर्पसिव सैम्पलिंग को समझना, जैसे आपका मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स की अचीवमेंट देखनी है आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों पे, ठीक है, तो उसके लिए आप पहले क्या देखोगे, कौन सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकता है सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, दोज हु आर मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये देख सकते हैं कौन कौन वहां पे इंटरेस्टेड है। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, दोज हु मैनिफेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट टू द रिसर्चर, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। सिंपल सा आप ऐसे ध्यान रख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमको क्या, मान लो कि आपने, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि मुझे करना है सेकेंडरी स्कूल की मैथमेटिक्स की अचीवमेंट पे रिसर्च करना है, तो मैं वहां पे क्या करूंगी, पूरी पॉपुलेशन है मेरे पास, ये पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से मैं क्या करूंगी, उन्हीं लोगों को लूंगी ना जो मेरे पर्पस के लिए है ना, मेरे पर्पस को जो फुलफिल कर पाएंगे, मैं उन्हीं लोगों को तो यहाँ से उठाऊंगी ना। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी उठा लूंगी, नहीं, वो तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आता है कि किसी को भी उठा लो। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपने रैंडमली नहीं चूज करूंगी, मैं देखूंगी ये ए जो है क्या ये मेरे पर्पस के लिए, जो मेरा पर्पस है उसके लिए सही रहेगा, ये सैंपल मेरे लिए सही होगा या नहीं सही होगा, ये एफ जो है क्या ये मेरे पर्पस को फुलफिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं हम किसी को भी कलेक्ट कर ले, नॉन रैंडम होता है यहाँ पे, रैंडमली हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि रैंडम किसी को भी उठा लो, नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, मुझे जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है मैं उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रख करके देखूंगी कि ये सैंपल हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है या फिर ये सैंपल हमारे काम का है, मुझे सिर्फ इसी को पिक करना है, बस ये होता है पर्पसिव सैंपलिंग, क्लियर है। फिर इसी में आता है आपका वो स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है, नेक्स्ट आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग, अब देखो स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है, देखो ये रिसर्चर है, मान लेते हैं ये कोई रिसर्चर है, ठीक है,
मैं फिगर से बताती हूँ। मैंने स्नोबॉल का लगाया है क्या? नहीं लगाया, चलो ठीक है। जैसे ये कोई रिसर्चर है, ठीक है, उसने क्या किया कि मतलब ये उसने कोई टॉपिक है, ये कोई रिसर्चर है, मान लेते हैं ये कोई एक रिसर्चर है, ठीक। इसने क्या किया, एक को सेलेक्ट किया, ठीक है, किसी एक सैंपल को सेलेक्ट किया। उसके बाद इस रिसर्चर ने क्या किया, मान लो जैसे कुछ टॉपिक कोई ले लो कि हमें देखना है कि जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। हम खुलेआम जाके किसी से नहीं पूछ सकते, हाँ भाई तुम ड्रग्स लेते हो या नहीं लेते हो, मुझे रिसर्च करनी है कि ड्रग्स कौन कौन से एज के बच्चे ड्रग्स लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। तो हम ऐसे जाके तो नहीं पूछ सकते ना पब्लिकली कि नहीं, तो ऐसे नहीं पूछ सकते वहां पे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हैं, है ना। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, मैं एज अ रिसर्चर हूँ, मैंने अपने किसी जानने वाले के पास कॉल किया या फिर उसके पास गया, उसको बताया कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे मुझे रिसर्च करनी है। अगर उससे रिलेटेड और किसके पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसने 2 बंदे और निकाल लिए, ठीक। उसने क्या किया, 2 लोग और निकाल लिए। फिर इसने क्या किया, इससे बोला, फिर इसने क्या किया, फिर 2 बंदे और जो इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, इसने क्या किया, फिर ये 2 बंदे और जो इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। ऐसे ऐसे करते 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 बहुत सारे एक बन जाएगा। और तब तक ये चीज कब तक होगी, जब तक हम मुझे जो जितनी इनफ इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए अपने रिसर्च के लिए वो मिल नहीं जाती। ये चीज सिर्फ तब तक के लिए होगी, ठीक। तो इससे बोलते हैं हम लोग स्नोबॉल। यहाँ पे जो पीपल होते हैं ना, ध्यान रखना, यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, उनको हम एज अ इन्फॉर्मेंट्स की तरह यूज करते हैं। जो लोग होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, उनको इन्फॉर्मेंट्स की तरह यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं, ठीक। तो ये होती है हमारी कौन सी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। उम्मीद है मैंने जो पिक्चर से बनाया वो चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो ये होती है हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग, और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक का हमें सफिशिएंट सैंपल साइज हमारा नहीं मिल जाएगा, उस केस में ये सैम्पलिंग चलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को, ठीक है, हु हैव द कैरेक्टरिस्टिक इन विच दे आर इंटरेस्टेड। मतलब हमने क्या किया कि एक इंडिविजुअल को या फिर 2 इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वो क्या करेंगे, किसी और को देखेंगे, ठीक है। वही मैंने जो ड्रग्स वाला टॉपिक आपको बताया ना, कि आपने एक को सैंपल को सेलेक्ट किया, उस सैंपल ने एज अ इन्फॉर्मेंट दूसरे को सेलेक्ट किया, फिर उसने क्या किया, आगे फर्दर दूसरे को सेलेक्ट किया, ये वाली चीज है, ठीक है। जैसे ये एक रिसर्चर है, ठीक, इसने क्या किया, ये यहाँ पे था एक रिसर्चर है, ठीक, इसने एक इसको सेलेक्ट किया, एक और सैंपल को सेलेक्ट किया, इसने क्या किया, 3 सैंपल और सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, 3 लोगों से और इन्फॉर्मेशन ले ली, इसने क्या किया, 3 लोगों से और इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक। तो ऐसे करते 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 उसके बाद जब तक का ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इसके पास सफिशिएंट सैंपल साइज नहीं आ जाता, बस तब तक के लिए, ठीक। तो ये होता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। उम्मीद है ये चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना, ठीक। स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई, ठीक। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग के बाद आपका एक और आता है इसमें, ये कन्वीनियंस। हाँ, एक ये कन्वीनियंस जो सैम्पलिंग है ना, ये कैसे, कौन सी सैम्पलिंग होती है, मतलब ये होता है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग को बोल सकते हो कि हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी को भी उठा लेते हैं। जैसे मुझे कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, मेरा कोई टॉपिक है, लाइक मान लेते वही है कि अचीवमेंट मुझे चेक करनी है मैथमेटिक्स की, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल के बच्चों पे, तो हम क्या करेंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी को उठा लेंगे, जो भी मेरे नियर, जो भी मुझे मिलेगा, जो मेरे मतलब आसपास ही होगा, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी को भी उठा लेंगे। ये नहीं देखेंगे वो हमारे काम का है नहीं काम है, हम उसको ले लेंगे, उठा लेंगे, ठीक। तो ये होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब हम ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उम्मीद है मैंने कोशिश की है कि आपको जितना प्रिसाइज वे में समझा सकूं और सही से समझा सकूं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग बात करते हैं सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर कैसे आती है, इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, आपका दोनों पेपर में आता है। इवन आप जब पीएचडी वगैरह का एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं। सैम्पलिंग एरर कैसे होता है, सैम्पलिंग एरर कैसे होता है, देखो सैम्पलिंग एरर तब होता है जब हमारा जो सैंपल साइज है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है हमारी पॉपुलेशन को,
तब होता है ये सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर को हम लोग स्टैटिस्टिकल एरर भी बोल देते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग एरर को हम लोग कौन सी एरर बोल देते हैं, स्टैटिस्टिकल भी एरर बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जब ये कब होता है, ये तभी होता है ना जब व्हेन एन एनालिस्ट डज नॉट सेलेक्ट अ सैंपल दैट रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द डेटा। मतलब जो भी हमने सैंपल सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो हमारे पॉपुलेशन इंटायर जो हमारा जो पॉपुलेशन है उसको वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है ना। मतलब जो चीजें हैं वो जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हमारी पॉपुलेशन को, तो इसे बोलते हैं हम लोग सैम्पलिंग एरर। क्लियर है। अब सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, कई टाइप की कैटेगरीज होती हैं, इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं सैम्पलिंग एरर की, इसके अकॉर्डिंग समझ लो। 4 कैटेगरीज में एक आता है पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर, ठीक है। सिलेक्शन एरर, सेलेक्ट करने में गड़बड़ हो गई हो, है ना। फिर आता है सैंपल फ्रेम, आपने गड़बड़ कर दिया हो, है ना, ये हो सकता है। सैंपल फ्रेम क्या होता है, सैंपल डिजाइन क्या हो, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। नॉन रिस्पॉन्सिव एरर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। पॉपुलेशन स्पेसिफिक क्या है, सिलेक्शन एरर क्या है, सैंपल एरर क्या है, और नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन एरर की, ठीक है, अगर पॉपुलेशन एरर की हम बात पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं, देखो पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर कब आती है, जब रिसर्चर को पता ही नहीं होता है कि उसे कौन सी पॉपुलेशन कहाँ पे सर्वे, अगर मुझे सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जैसे, हाँ ये जो ड्रग वाला है, ठीक है, ड्रग कौन से बच्चे हैं जो ड्रग किस एज के बच्चे हैं जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं या ड्रग ज्यादा लेते हैं, अगर मुझे उस पर रिसर्च करनी है तो ये मतलब मुझे इस पे रिसर्च करनी है, लेकिन मैं उसके अकॉर्डिंग सर्वे नहीं कर पा रही हूँ, है ना। मतलब रिसर्चर डज नॉट अंडरस्टैंड हु टू सर्वे, उसे सर्वे किसको करना है उसे पता ही नहीं है कि कौन से बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है कि जब रिसर्चर को पता ही नहीं होता कि उसे सर्वे किस पे करना है, ठीक, तो ये होता है हमारा पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर। इस रिसर्चर नहीं समझ पाता कि हमें कौन सी पॉपुलेशन पे जाके रिसर्च करना है, ऐसा थोड़ा हम हर बच्चे पे जाके कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आता है फिर सिलेक्शन एरर। देखो सिलेक्शन एरर तब आता है जब हम क्या कर, मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, मतलब इसे बोल सकते हो, कैसे बोलते हो, सिलेक्शन करने में जब प्रॉब्लम आती है, मतलब जो सर्वे होता है वो सेल्फ सेलेक्टेड होता है ना, मतलब हमने खुद से ही मतलब ले लिया, ठीक है, जो सर्वे हमने कंडक्ट कराया है वो खुद से करा लिया, सेल्फ सेलेक्टेड है, ठीक है। और व्हेन ओनली दोज पार्टिसिपेंट हु आर इंटरेस्टेड इन द सर्वे रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, मतलब ऐसे कहने का मतलब है सिलेक्शन एरर तब आता है जब हमने जो पार्ट, मतलब हमने क्या किया, सेल्फ सेलेक्टेड, मतलब खुद से सेलेक्ट कर लिया है, सर्वे को खुद से सेलेक्ट कर दिया है और उन्हीं लोगों को दे दिया है जिनको मैं जानती हूँ, ठीक है। मतलब जो लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ मैंने उन्हीं को दे दिया, सबको नहीं दिया है, ठीक है। मतलब जो इंटरेस्टेड है उस सर्वे को, मतलब सिर्फ उतने ही लोग ही उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सभी लोग नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी किसमें आ जाती है, सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। फिर आता है सैंपल फ्रेम। सैंपल फ्रेम में क्या होता है, जब हम रॉन्ग पॉपुलेशन, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है वही रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। जब हम जो सैंपल है वो कहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, रॉन्ग पॉपुलेशन से सेलेक्ट कर लेते, तब सैंपल हमारा फ्रेम ही गड़बड़ हो गया। हमने जो हमारी पॉपुलेशन थी वहां, मतलब जो हमने क्या किया, जो सैंपल ही गलत वहां से सेलेक्ट कर लिया है, तो हमने सैंपल का फ्रेम ही गलत यहाँ पे बना दिया है, तो ये सैंपल फ्रेम होती। फिर नॉन रिस्पॉन्स एरर कैसे आती है, मतलब जब हमें यूजफुल रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं अपने सर्वे से, मतलब हम जो रिस्पॉन्स चाहते हैं वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलते हैं, यूजफुल, व्हेन रिसर्चर इज नॉट गेटिंग द यूजफुल रिस्पॉन्स, ठीक है, फ्रॉम द सर्वेज, ठीक है, बिकॉज द रिसर्चर वर अनेबल टू कॉन्टेक्ट पोटेंशियल रिस्पॉन्डेंट। मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल से एक लाइन में ये समझो, यहाँ पे जब उसे यूजफुल रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये होता है नॉन रिस्पॉन्स एरर। मतलब बहुत सारे जैसे गूगल शीट वगैरह आया करती हैं, आप लोग के व्हाट्सएप पे भी आती होंगी, आप लोग देखते होगे, इग्नोर कर देते हो, आप रिस्पॉन्स नहीं करते होगे, तो यही सारी चीजें, रिस्पॉन्स ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर का मतलब ये होता है, एक लाइन में आप सारी चीजों को समझ लो। पॉपुलेशन स्पेसिफिक कहने का मतलब है जब रिसर्चर को पता ही नहीं होता है कि किसको हमें सर्वे करना है। अब मैं इसे लिख नहीं रही हूँ, आप चाहो तो अपनी कहानी की तरह लिख सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन एरर कब होता है, जब रिसर्चर सैंपल को सेलेक्ट करने में, मतलब सेल्फ सेलेक्टेड सर्वे वो यूज करे,
ठीक है, उन्हीं लोगों को दे जो इंटरेस्टेड है। मेरे 5 दोस्त है, मैंने खाली उन्हीं को बार बार फॉर्म उन्हीं से ही फिल करवा दिया और किसी से फिल ही नहीं कराया, है ना। सैंपल फ्रेम करने का मतलब है जब रिसर्चर ने रॉन्ग सैंपल ही उठा लिया हो, पॉपुलेशन से गलत सैंपल उठा लिया। नॉन रिस्पॉन्स कहने का मतलब है जब उसको यूजफुल जो रिस्पॉन्स है वो यूजफुल रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉन रिस्पॉन्स एरर। क्लियर बात, इसमें कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगी। ठीक, अब इसका सैंपल एरर का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं आपके। फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अभी और भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, वो याद होने चाहिए आपको। सैम्पलिंग एरर का जो फॉर्मूला होता है, लिखती कुछ और लिख और जाता है। सैम्पलिंग एरर फॉर्मूला होता है जेड इंटू सिग्मा बाय √n। फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कॉपी में, और पता होना चाहिए क्या किसको बोल रहा है। जेड का मतलब क्या है, जेड स्कोर, ठीक है, इसे जेड को क्या बोलते हैं, जेड स्कोर। आगे हम लोग अभी जब पढ़ेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जेड स्कोर्स को निकालना सीखेंगे, और इससे क्वेश्चन आता है, इसका x - m/सिग्मा ऐसे करके है, ठीक है, तो वहां पे देखेंगे। अभी सिर्फ समझ लो कि जेड स्कोर है, ठीक है। ये जो कॉन्फिडेंस, अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, जिसने पढ़ा उसे तो पता होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए फिर हम आगे जब सी सेक्शन को स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट डील करेंगे वहां पे देखेंगे, ठीक है। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है आपका, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और एन क्या है, साइज ऑफ द सैंपल। एन क्या है, साइज ऑफ द सैंपल। तो हमने 2 फॉर्मूले यहाँ पे देखे हैं और दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैम्पलिंग एरर, ठीक है। अब आती है बात जो सैम्पलिंग एरर है। हमने तो देख लिया कि हाँ 4 कैटेगरीज होती हैं। तो सैम्पलिंग एरर जो होती है वो एक स्टैटिस्टिकल एरर है, जो वो तब होती है जब हमारा सैंपल हमारे पॉपुलेशन को, हमारी इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसमें कई कैटेगरीज भी आती हैं। पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर भी हो सकती है, सिलेक्शन करने में दिक्कत हो गई हो, या फिर सैंपल फ्रेम हमने गलत उठा लिया हो, या फिर रिस्पॉन्स ही नहीं सही आ रहा हो, है ना, ये सारी चीजें। अब आती है बात कि सैम्पलिंग एरर अगर आ गई है बाई चांस, तो उसको हम रिड्यूस कैसे करें, है ना। ये भी तो आता है क्वेश्चन कि हाँ अगर जब आप रिसर्च करोगे तो ये होता है कि अब एरर तो आ गई है, अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर पाए, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें, सैंपल का साइज बढ़ा दें, है ना। हम क्या करें, सैंपल के जो साइज है, ठीक है, साइज, सैंपल जो साइज है वो क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा सैंपल का साइज बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे जो हमारी एरर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाइस वर्सा होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सैम्पलिंग एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की तरह भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ऐसे ज्यादा दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को क्या करें, ग्रुप में डिवाइड कर दे, है ना, डिवाइड कर दे पॉपुलेशन को, किसमें, ग्रुप में, ठीक। तो ये 2 चीजें हैं जो आप याद कर सकते हो कि अगर हमें करना है, सैंपल एरर को रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, इंक्रीज कर दे साइज को, डिवाइड कर दे पॉपुलेशन को, है ना। तो ये सारी चीजें। अब बात करते हैं, ये तो सैम्पलिंग एरर की बात कर ली, अब आती है बात नॉन सैम्पलिंग की, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग क्या होता है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये चीजें समझ में आ रही है ना आपको, नॉन सैम्पलिंग एरर। देखो नॉन सैम्पलिंग एरर कब होती है, नॉन सैम्पलिंग एरर कब होगी, जब जो हमारे सोर्स ऑफ एरर है, ठीक है, जो भी हमारे सोर्स ऑफ एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे सैंपल नहीं आएगा, नॉन सैम्पलिंग एरर है, समझना इस चीज को। ये क्या बताता है, ऑल द सोर्स ऑफ एरर्स, ऑल द सोर्स ऑफ एरर्स, ऑल द सोर्स ऑफ एरर, all the source of error that are unrelated to sampling, that are unrelated to sampling, है ना। तो ये क्या होती है, हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर होती है, ठीक है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है।
ये हो सकता है जो फ्रेम है हमारा, जो सैंपल किसकी वजह से हो सकता है, ये फ्रेम इनकम्प्लीट रह गया हो, इस वजह से हो गया हो ये, ठीक है। फ्रेम हमने जो सैंपल फ्रेम है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट रह गया हो, ठीक है। रिस्पोंडेंट जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एक्यूरेटली रिस्पॉन्स नहीं किया हो, या फिर कोई डाटा मिस हो गया हो, ठीक है, या फिर जो भी रिस्पोंडेंट है उनसे कोई डाटा मिस हो गया हो, तो ये होता है हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर में, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे टूल्स ऑफ रिसर्च में, ठीक है। एक मिनट देख लो यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने इसमें देख लिया है। ये टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन, अब ये बचा है, ये वाला इतना टॉपिक हमारा यहाँ पे बचा है, ठीक है। 6 के बी सेक्शन, जिसमें टूल्स ऑफ रिसर्च पे हम देखते हैं सबसे पहले। टूल्स ऑफ रिसर्च, अब टूल्स ऑफ रिसर्च में 3 है, ठीक है। अगर टूल्स ऑफ रिसर्च में बात करें, वैलिडिटी हो गया आपका, रिलायबिलिटी हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टूल हो गया, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल। ठीक है, एक एक को करके हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब देखो, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा ना, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है। अगर किसी भी कभी भी आप डेटा को अगर कलेक्ट करो, ठीक है, कभी भी आप अपने रिसर्च के लिए जब डेटा को कलेक्ट करो, तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एक इसेंशियल हो जाता है, ठीक है। बहुत जरूरी होता है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो इसेंशियल चीजें हैं जो होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये आता है हमारा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में, मतलब इसेंशियल होता है टू द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी डेटा गैदरिंग प्रोसीजर। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को लिख लो चाहे तो। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो होता है, इसेंशियल होता है, इट इज इसेंशियल टू द effectiveness of any data gathering procedure, ठीक है। कोई भी डेटा आप जो गैदर कर रहे हो उसकी प्रोसीजर में ये वैलिडिटी और जो रिलायबिलिटी होती है, ये एक इफेक्टिव, वो एक इसेंशियल पार्ट हो जाता है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले रिलायबिलिटी क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है। देखो, रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी कहने का मतलब क्या है, एक वर्ड पे अगर रिलायबिलिटी समझने की हम कोशिश करें, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, क्या बोलते हैं इसको, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। इधर बता दो, नेक्स्ट में बता देती हूँ उनको। रिलायबिलिटी अगर देखें, कई टाइप की रिलायबिलिटी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्या बताती है, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी कहने का मतलब क्या है, जैसे एक आपने कोई टेस्ट, मतलब कोई टेस्ट लिया, ठीक है, उसमें जो स्कोर आया उसके बाद दोबारा से फिर उसी को करते हैं तो फिर से वही स्कोर आया, एक कंसिस्टेंट स्कोर बना रहे, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा रिलायबिलिटी होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्यूरेसी चेक, कंसिस्टेंसी चेक की जाती है, ठीक है। रिलायबिलिटी में हम क्या चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं कि कितना कंसिस्टेंट वो बार बार वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है रिलायबिलिटी। लेकिन उसी जगह अगर हम बात करते हैं वैलिडिटी की, उसी जगह अगर आप बात करोगे वैलिडिटी, वैलिडिटी कहने का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी। वैलिडिटी कहने का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी। तो रिलायबिलिटी को क्या बोल सकते हो, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी दैट द इंस्ट्रूमेंट और प्रोसीजर डिमॉन्स्ट्रेट, मतलब जो भी हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो कितना कंसिस्टेंट है, जितनी बार उसको टेस्ट करा जा रहा है उससे, तो कितनी बार वो कंसिस्टेंट रिजल्ट वो दे पा रहा है। जैसे फिजिक्स वगैरह में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वहां पे जो
अपैरेटस होते हैं वहां पे वो क्या करते थे हम पहले हम लोग जब रीडिंग्स लेते हैं, एक बार हमने रीडिंग ली, फिर 2 बार रीडिंग ली, फिर हमने 3 बार रीडिंग ली, और मैंने देखा जब 3-4 बार जब रीडिंग ली तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, मतलब लगभग आस ही पास का अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दे रहा है, तो उस रिजल्ट को हम लोग ट्रू रिजल्ट मान लेते हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखते हैं, ठीक है, जिस चीज को भी वो मेजर कर रहा था, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी जो भी है, मतलब वट एवर इट इज मेजरिंग, ये बोल सकते हो जो चीज भी वो मेजर कर रहा है, ठीक है, उस चीज में वो क्या है, कंसिस्टेंट है, या फिर कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कंसिस्टेंसी याद रखो इसको, ठीक है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी याद रखो कि द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, एक पॉइंट में इसको ध्यान रखो, बहुत ज्यादा लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो जो मैंने समझाया। डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी कहने का मतलब क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी प्रोसीजर आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, वो क्या रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। जैसे भी आप मेजर कर रहे हो, कुछ भी जो मेजर कर रहे हो, वट एवर इट इज मेजरिंग, कुछ भी मेजर कर रहा हो, उसमें ये क्या, उसका रिजल्ट कैसा रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी कहने का मतलब क्या है, एक्यूरेसी, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एक जगह कंसिस्टेंट लिखा होगा, एक जगह एक्यूरेसी लिखा होगा, तो ध्यान देना, एक्यूरेसी कहने का मतलब क्या है, वैलिडिटी की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। वैलिडिटी क्या होता है, इज दैट क्वालिटी ऑफ डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रोसीजर दैट इनेबल इट टू मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर, समझना, इसलिए व्हाट इसे लिख लो, अच्छा इस पॉइंट को तो लिख ही लो, व्हाट इट इज supposed to measure and, एक मिनट को ये लाइन मत लिखो, मैं कुछ और आपको इसमें लिखवाना चाह रही थी, रुको एक मिनट, थोड़ा छोटा सा रहा है, इतना ज्यादा बड़ा ना हो, हाँ इसको लिखो जैसे सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी लैंग्वेज में लिखो जिससे आप समझ पाओ कि कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली में, है ना। देखो इसमें क्या होता है, वैलिडिटी क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती है, इसको ऐसे लिखो, द वैलिडिटी ऑफ अ मेजर, मतलब ये क्या करता है कि measure how well, measures how well it fulfills the function, ये डेफिनेशन है एक जो मैं लिखवा रही हूँ, जो पूरा आपको सिंपल वे में लिखा हुआ है, द फंक्शन फॉर विच it is being used and degree to which, और ये डेफिनेशन टाइप का ही आप लिख भी लेना, ठीक है। इट इज, कई सारी डेफिनेशन है लेकिन मैंने वो चूज की जो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज इजी लगे, कैपेबल ऑफ अचीविंग सर्टेन एम्स। देखो वैलिडिटी कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा, कि वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी क्या करती है, मेजर करती है कि हाउ वेल इट फुलफिल्स द फंक्शन जिसके लिए उसको बनाया गया है, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो भी प्रोसीजर मैंने बनाया है, ये भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है, क्या वो चीज को मेजर कर पा रही है जिसके लिए मैंने उसको बनाया है ना, जिसके लिए, जो मैं फिजिक्स में जैसे अपैरेटस, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्या वो चीज को यूज कर पा रहा है, ठीक है, क्या वो चीज, मतलब उस चीज को वो मेजर कर पा रहा है, क्या उसके लिए जैसे उसको फंक्शन करना चाहिए, क्या वो वैसे वो फंक्शन कर पा रहा है, ठीक है। एंड डिग्री टू विच इट इज कैपेबल ऑफ अचीविंग सर्टेन एम, किस डिग्री तक उस चीज को वो मेजर कर पा रहा है, मतलब कह सकते हो व्हाट इट इज सपोज टू मेजर and consequently permit appropriate interpretation of a score, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो वैलिडिटी क्या होती है, एक एक्यूरेसी होती है उसको, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो मेजर करता है कि जिस चीज के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है क्या वो उस चीज को मेजर कर पा रहा है,
ठीक, तो ये इसीलिए बनाया गया। ये होता है वैलिडिटी, जिसमें एक्यूरेसी की बात की जाती है, रिलायबिलिटी जिसमें बात की जाती है द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, कितना ज्यादा वो कंसिस्टेंट है वो इंस्ट्रूमेंट। ठीक, उसके अलावा एक ये नोट टाइप का आप लिख लो, ठीक है, एक नोट टाइप का यहाँ पे स्टार बना के लिख लो। जो रिलायबिलिटी होती है, जो रिलायबिलिटी होती है नेसेसरी होती है, ठीक है, रिलायबिलिटी कैसी है, नेसेसरी है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है बात, मतलब रिलायबिलिटी जरूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अगर बाय चांस मान लो मैंने क्या किया, वो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक बार मुझे मिल रहा है 2.5, एक बार मुझे मिल रहा है 2.22, ठीक है, एक बार मुझे मिल रहा है 2.34, है ना, एक बार मुझे मिल रहा है 2.56, या फिर मुझे 2.6, फिर 2.6 मिल, सॉरी 6 बोल रही हूँ, क्या बोलने जा रही थी मैं इसको, 2.6 लिख लो दोबारा से, फिर 2.7 मिल रहा है या 2.5 मिल रहा है ना, ऐसे कुछ मिल रहा है, तो क्या मैं इसको बिल्कुल सही मान लूंगी, मतलब सफिशिएंट कंडीशन मान ली जाएगी ये, रिलायबिलिटी को क्या हम सफिशिएंट कंडीशन मान लेंगे? मतलब एक टेस्ट में आपने 10 स्कोर किया, ठीक है, एक ही टेस्ट, मतलब एक कोई इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई मैंने प्रोसीजर है, एक बार उस प्रोसीजर से एक बच्चे ने कोई चीज को मेजर किया तो उसको 10 आया, फिर दूसरी बार उसने किसी और ने इसको मेजर किया उसका 9 आया, फिर तीसरी बार किसी और ने किया फिर उसका 10 आया, फिर किसी और ने किया उसका 9.5 आया, ठीक है, तो क्या ये सफिशिएंट कंडीशन मानी जाएगी हमारी रिसर्च के लिए? नहीं, रिलायबिलिटी नेसेसरी होती है, ठीक है, रिलायबिलिटी नेसेसरी बट इट इज नॉट सफिशिएंट, पहली बात। दूसरी बात यहां पे ये लिख लो, एक वैलिड, अगर कोई टेस्ट मैंने बोला वैलिड है तो वैलिडिटी क्या थी, वैलिडिटी वो थी कि जिस चीज के लिए उसको बनाया जा रहा है वो उस चीज को मेजर कर रहा है, ठीक है, उस एम को वो फुलफिल कर रहा है जिस उस चीज के लिए उसको मैंने बनाया है, ठीक, तो वैलिडिटी जो एक वैलिड जो टेस्ट होता है, अ वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल, ध्यान देना, ठीक है, एक जिस चीज के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट जिस चीज के लिए बना, अगर वो चीज वो मेजर कर पा रहा है इसका मतलब है वो रिलायबल भी फिर होगा, ठीक है, जिस चीज के लिए मैंने वो बनाया है अगर वो चीज वो है कर रहा है, मेजर कर रहा है तो रिलायबल भी होगा वो, ठीक है, और रिलायबल टेस्ट इज, और उसके बाद यहाँ पे लिखो रिलायबल टेस्ट इज नॉट ऑलवेज वैलिड, इज नॉट ऑलवेज वैलिड, ठीक, क्या ये आप कह सकते हो कि एक बार 10 आ रहा है, एक बार 10 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 9.5 आ रहा है, तो क्या ये वैलिड बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, या फिर सिर्फ 10 ही आता बार बार, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, वेरी तो करता ही करता है ना, तो वही कहने का मतलब है कि रिलायबिलिटी क्या है, एक नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर एक टेस्ट वैलिड है, ठीक है, तो वो रिलायबल होगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पीवाईक्यू में, अगर किया है तो आपने देखा होगा, ठीक, तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक। अब बात करते हैं वैलिडिटी की, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, 4 टाइप्स की वैलिडिटी होती है, कौन कौन सी होती है? किसी को पता हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में लिखा भी करो, जैसा आपका भी रिवाइज हो जाएगा, ये रिवीजन ही सीरीज है रिवाइज करने के लिए। कंटेंट वैलिडिटी, ठीक, फिर आ जाओ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, देन आता है आपका फेस वैलिडिटी, ये स्क्रीनिंग वगैरह में जो यूज किया जाता है वो वही चीज है ये। क्राइटेरियन वैलिडिटी, जिसको फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया, एक होता कॉन्करेंट, एक होता प्रेडिक्टिव, है ना, ठीक। अब देखो कंटेंट वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। कंटेंट कहने का मतलब क्या है? कंटेंट कहने का मतलब क्या है?
जो हमारे कंटेंट मतलब जो चीज हमने बच्चों को पढ़ाई है, ये मतलब कंटेंट वैलिडिटी में आपका जो एग्जांपल होता है वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। ठीक है, तो कंटेंट वैलिडिटी कहने का मतलब है जो चीज हमने उसको पढ़ाया है, क्या वो चीज उस चीज को मेजर कर पा रहा है ना। समझ रहे हो बात को? जिस चीज को मतलब जो पढ़ाया गया है, हमें क्या करना है, उसी चीज को तो मेजर करना है यहाँ पे। तो ये हमारा किसमें आता है, कंटेंट वैलिडिटी में आता है। कंटेंट वैलिडिटी क्या कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, वो उन डोमेन्स को कवर करता है, क्या बोल सकते हैं उसको कंटेंट वैलिडिटी में, कि मतलब ये क्या करता है कि कॉम्प्रिहेंसली कवर्स करता है डोमेन या फिर आइटम को इट पर्पज टू कवर। ठीक है, मतलब ऐसे समझो इसको, कंटेंट वैलिडिटी को। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, अचीवमेंट वैलिडिटी, सॉरी अचीवमेंट टेस्ट है, वैलिडिटी में बोल रही हूँ, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट हम कहाँ पे लेते हैं, अचीवमेंट टेस्ट हम कहाँ पे लेते हैं, अपने स्कूल्स में ही तो लेते हैं। बच्चों का ही तो अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। तो किस लिए लिया जाता है अचीवमेंट टेस्ट? अचीवमेंट टेस्ट यही देखने के लिए लिया जाता है कि बच्चे को जो मैंने पढ़ाया है, क्या उसको वो उस चीज को, उस लेवल को वो अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, इसलिए लिया जाता है ना। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कंटेंट वैलिडिटी कहने का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग अचीवमेंट टेस्ट ले आता है आपका एग्जाम्पल में। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है टेस्ट का। ठीक है, जो भी कंटेंट है उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भी चीजें हम पढ़ाई गई हैं, ठीक है, जो पढ़ाया गया है, या इसको ऐसे समझो, ये what was taught and what is being tested when the two coincide the content validity is strong। अब इसको ऐसे समझो, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, कंटेंट वैलिडिटी क्या है, एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर हम लोग मतलब जो भी हमारा इंटेंडेड कंटेंट एरिया होता है उसको देखते हैं। ठीक है, अब मैं की पॉइंट यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इंटेंडेड कंटेंट एरिया होता है उसको देखते हैं, जहां पे हम लोग अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट कहाँ पे लेते हैं, स्कूल में लेते हैं, है ना। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इंटेंडेड कंटेंट एरिया को ये कवर करता है। ठीक, जहां पे हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो भी चीजें हमने उसको पढ़ाई हैं, क्या वो उसको वो अचीव कर पाया या फिर नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इस अगर जो मैंने उसको पढ़ाया है, ठीक है, अगर जो भी मैंने व्हाट वाज टॉट है ना, एंड व्हाट इज बीइंग टेस्टेड, और जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, अगर वो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हम बोल देते हैं जो कंटेंट वैलिडिटी है वो कैसी है, स्ट्रांग है। अगर वो वैसे नहीं मिलता है, जैसे आप सपोज को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपने क्या किया, एक चैप्टर को पूरा, जैसे मैंने रिवीजन सीरीज मान लो, मैंने रिवीजन सीरीज में आपको यूनिट 6 मैंने अच्छे से पढ़ा दी। ठीक, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसका मैंने टेस्ट लिया, और टेस्ट में सभी बच्चों ने जैसा मैं चाह रही थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वैसा ही उन्होंने रिस्पॉन्स किया। अचीवमेंट टेस्ट मैंने उनका लिया। ठीक, तो क्या हुआ, कंटेंट वैलिडिटी कैसी रही, स्ट्रांग रही। ठीक, अब बात समझ में आई, तो ये कंटेंट वैलिडिटी होगी। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जब हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आते हैं, तो जैसे हम लोग ने वहां पे पढ़ा था, एक कंस्ट्रक्ट और कंसेप्ट का कंसेप्ट पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पे मैंने कंस्ट्रक्ट को किससे बोला था, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, मतलब इसको मैंने कंस्ट्रक्ट को क्या बोला था कि कंस्ट्रक्ट कैसा होता है, जो भी हमारे नॉन ऑब्जर्वेबल जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे नॉन ऑब्जर्वेबल जो ट्रेड्स हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। लाइक आपका इंटेलिजेंस हो गया, है ना, इंटेलिजेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा, एंजाइटी जो है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। क्या होता है हमारा, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है। ये बात समझ में आई, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वाली। ये रिफ्लेक्ट करता है ना डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर एंड इंटेंडेड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जो भी हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, हाइपोथेटिकल जो कंस्ट्रक्ट है, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट वो चीजें हैं जो हम देख नहीं, टच, मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट है, वो हाइपोथेटिकल एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, वो चीजें जिनको हम लोग
मतलब ऑब्जर्व कर सकते, मतलब जिसको हम लोग, वो ट्रेड्स हैं, ये इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर करके बता सकते हैं, है ना। तो ये वाली चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। नॉन ऑब्जर्वेबल जो भी हमारे बिहेवियर होते हैं, हमारे जो ट्रेट होते हैं, इंटेलिजेंस हो गई, एंजाइटी हो गई, हमारी ऑनेस्टी हो गया, है ना, ये सब किस में आते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आते हैं, ठीक है। जो नॉन ऑब्जर्वेबल, ठीक है, नॉन ऑब्जर्वेबल जितने भी ट्रेट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, लाइक आपका इंटेलिजेंस हो गया, एंजाइटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। अब बात आती है किसकी, फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी कैसी एक वैलिडिटी है, फेस वैलिडिटी एक वीक वैलिडिटी होती है, ठीक है। कैसी वैलिडिटी होती है, वीक वैलिडिटी मानी जाती है, ठीक। जब जैसे आप लोगों का कोई जैसे टेस्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब जैसे स्क्रीनिंग नहीं होती आपकी, जब मैंने बताई कि आपको कहीं पे वो लेना है, सिलेक्शन लेना है, मतलब सारा प्रोसेस एग्जाम वगैरह देने के बाद आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो ये जो स्क्रीनिंग होती है ना, बस वही फेस वैलिडिटी है, ठीक है। स्क्रीनिंग क्या होती है, फेस वैलिडिटी होती है, ठीक है। फिर आ जाओ क्राइटेरियन में, अगर हम लोग क्राइटेरियन में बात करते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी में, ठीक है, इसको एक चीज यहाँ पे लिख लो, जैसे इसको आपको ध्यान रहेगा, टेस्ट appears to measure what it claims to measure, ठीक है। जिस चीज के लिए हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो मतलब सही है, जो सही है, मतलब जिस चीज के लिए मेजर किया जा रहा है वो वही चीज हो, ठीक। तो ये होती है जिसे हम लोग इनिशियल स्क्रीनिंग जो प्रोसेस होता है वहां पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक वीक वैलिडिटी होती है। उसके बाद आता है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन वैलिडिटी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, किसी की परफॉर्मेंस को किसी क्राइटेरिया पे, मतलब किसी स्टैंडर्ड के साथ उसकी वैलिडिटी को चेक कराते हैं, जिसमें आपका आता है कॉन्करेंट वैलिडिटी और एक आता है आपका प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। जो कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है और जो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव कहने का मतलब क्या है, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक, मतलब यहाँ पे क्या आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, क्या आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में आता है, जहां पे हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, ठीक है। कंकरेंट वैलिडिटी में क्या होता है कि हम क्या, कॉन्करेंट कहने का मतलब क्या होता है, सिमिलर, कॉन्करेंट कहने का मतलब क्या होता है, सिमिलर। बात समझ में आई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड टेस्ट है, ठीक है। कंपेयर करते हैं जो भी टेस्ट है उसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टेस्ट, ठीक है। जो पहले से टेस्ट है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग जो टेस्ट है उससे हम क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे कंपेयर कराते हैं, और ये सिमिलर की बात करता है, ठीक है। तो ये किसकी बात करता है, सिमिलर की बात करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्करेंट वैलिडिटी, ठीक। क्राइटेरियन वैलिडिटी कहने का मतलब क्या है कि क्राइटेरियन वैलिडिटी मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, एक परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, मतलब एक जो परफॉर्मेंस है टेस्ट का, उसको क्या करते हैं, दूसरे टेस्ट की मेजर्स के साथ उसको हम लोग चेक करते हैं, कंपेयर कराते हैं। यहाँ पे हम क्राइटेरिया को समझ सकते हो कंपैरिजन से, किससे, कंपैरिजन से, ठीक। और प्रिडिक्टिव में क्या होता है कि हम उसको प्रिडिक्ट कर, मतलब बोल सकते हो द वैलिडिटी इज डिग्री टू विच अ टेस्ट कैन प्रिडिक्ट हाउ वेल एन इंडिविजुअल वेल डू इन द फ्यूचर सिचुएशन। यहाँ पे आपको ये बताता है कि ये वैलिडिटी बताती है द डिग्री टू विच अ टेस्ट कैन predict how well individual do in future, ठीक है। फ्यूचर की बात में वो कितना अच्छा कर सकता है, तो ये बताती है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक। फेस वैलिडिटी देख लिया कि द टेस्ट अपीयर्स टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना, इट फॉलोज, मतलब इसको कंटेंट वैलिडिटी के बाद किया जाता है, ठीक है। इसको किसके बाद किया जाता है, कंटेंट वैलिडिटी के बाद किया जाता है। ये पहले तो आप टेस्ट दोगे ना अपना, तभी तो उसकी बात करोगे, ठीक। तो ये चीज समझ में आई। तो ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। जैसे आपकी ये टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, वैसे ही आपकी रिलायबिलिटी भी होती है। रिलायबिलिटी के भी कई सारे टाइप्स हैं, आई थिंक मैंने शायद ऐड किया है, रुको मैं देख लूं,
एक जगह मैंने इसको ऐड किया था, रुको, स्टार्टिंग में किया था ये, मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी थी कि अगर होगा तो आपको एक बार दिखा दूंगी। हाँ ये टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, जिसमें 4 टाइप्स हैं आपके, टेस्ट रीटेस्ट है, पैरेलल फॉर्म्स है, इंटररेटर है और इंटरनल कंसिस्टेंसी है। ये नाम अभी देख लो, पहले मैं इसको समझा दे रही हूँ, उसके बाद फिर आके ये चार्ट को एक बार देख लेंगे, ठीक है। नाम मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया था कि एक बार आप लोग देख लो। वैसे पहले मैं इसको समझा देती हूँ जैसे मैं इसको समझाना चाह रही हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे। रिलायबिलिटी पे आ जाओ। रिलायबिलिटी क्या बताया था? रिलायबिलिटी में क्या कर सकते हैं? द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, मतलब वो एक टेस्ट कितना ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, कि वो मतलब कितना वो, मतलब जो चेक कर रहा है, द डिग्री टू विच टेस्ट इज कंसिस्टेंट, ठीक है, वट एवर इट इज मेजरिंग, ये कह सकते हो। ठीक, अब इसमें बात करते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी में, सॉरी रिलायबिलिटी में। सबसे पहले इनका टेस्ट जो आता है, देखो इनकी पहले तो चाहे तो आप लोग नाम लिख लो, ठीक है। नाम एक पहले मैं चार्ट बना देती हूँ, चार्ट बना दूंगी तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो हम लोगों ने 4 टाइप की वहां पे देखी थी, ठीक है। सबसे पहला आता है यहाँ पे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हो जाएगा आपका, ठीक है। रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। फिर आता है आपका इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म, फिर आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। चार्ट को जैसे मैं बना रही हूं वैसे बना लो। इंटरनल कंसिस्टेंसी, एक मिनट को, पैरेलल फॉर्म, इंटररेटर, इंटरलेटर। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसको सही समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड इंटररेटर। अब बात करते हैं, अब इसके दूसरे नाम भी आप लोग लिख लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आप देखोगे प्री वाई क्यू में तो आपके दूसरे नाम से भी आया है। इसको लिखो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ओवर अ टाइम, ओवर अ टाइम, ठीक है। ये क्या होता है? स्टेबिलिटी ओवर अ आइटम सैम्पलिंग, स्टेबिलिटी ओवर आइटम सैंपल्स, ठीक है। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है स्टेबिलिटी ऑफ आइटम, नाम आपको याद होने चाहिए, ये जो दूसरे नाम में लिख रही हूँ, कि ऊपर वाले में तो कंफ्यूजन नहीं होगी, नीचे वाले में कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। और टेस्ट इंटररेटर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट को, इंटररेटर को शायद एक नाम और था, रुक जाओ एक मिनट, एक बार चेक कर लो। इंटररेटर रिलायबिलिटी, इसको इंटररेटर की बजाय आप लोग ये लिख लो, रुको, इंटररेटर भी होता है, लिखा गलत नहीं है, लिखा सही है, स्कोरर रेटर लिख लो। मैं ऐसे नाम वो लिखवा रही हूँ ना जैसे आपको थोड़ा वो भी कर पाओ, ठीक है। और एक और लिख लो यहाँ पे इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी करके, ठीक है, इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी,
इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी, मैं नाम बोल दे रही हूँ अगर यहाँ पे स्पेलिंग ना समझ में आ रही हो तो, ठीक है, इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये इसके दूसरे नाम थे कुछ तो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक। अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं कि है क्या अगर, ठीक है। इस पेन से कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ओवर अ टाइम, जो हमारी ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ओवर अ टाइम। देखो नाम से समझना, स्टेबिलिटी ओवर अ टाइम मतलब हमने क्या किया, एक बार एक टेस्ट कंडक्ट कराया, ठीक है, ये मैंने कोई टेस्ट कंडक्ट कराया T1, ठीक, जिन जो मतलब क्लास 6 के बच्चे थे, क्लास 6 के बच्चों पे मैंने क्या किया, एक टेस्ट को कंडक्ट कराया, ठीक है। तो इसको उन्होंने उस टेस्ट को दिया, उसके बाद मैंने इसी क्लास मतलब इसी टेस्ट उनको ये कराने के बाद कुछ महीने के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, ठीक है, मैंने क्या किया, सेम टेस्ट को, ठीक है, सेम टेस्ट को मैंने फिर से यहाँ पे क्या कराया, फिर से इन लोगों का टेस्ट लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टेस्ट रीटेस्ट हो गया, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, एक टेस्ट को दोबारा से री एडमिनिस्टर किया, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेस्ट रीटेस्ट ओवर टाइम, कुछ टाइम, ओवर अ टाइम से ध्यान रखो, स्टेबिलिटी देखनी है मुझे ओवर अ टाइम, क्या बच्चे फिर से उतने स्टेबल है या नहीं है, उनके स्कोर को मुझे क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो ये है हमारा टेस्ट और रीटेस्ट, ठीक है। हमने किसी अदर टाइम पे, ठीक है, किसी अदर टाइम पे दोबारा से फिट एक टेस्ट लिया, आज ले लिया, मंडे को टेस्ट ले लिया, फिर हमने टेस्ट कब ले लिया, दूसरा और टेस्ट उसका नेक्स्ट मंडे को ले लिया, एक हफ्ते के बाद ले लिया। तो ये क्या हुआ हमारा टेस्ट रीटेस्ट, मतलब क्लास 6 के ही बच्चों पे मैंने 2 बार टेस्ट लिया, ठीक है। तो टेस्ट रीटेस्ट ये हो गया, क्लियर है बात, इसको समझना खाली यहाँ पे। फिर आता है दूसरा कौन सा था, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म। इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म में क्या हो गया, देखो मतलब इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी ओवर आइटम सैंपल, स्टेबिलिटी क्या बोलते हैं, ओवर आइटम, जो आइटम है सैंपल्स के। इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स, इक्विवेलेंट पैरेलल फॉर्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है 2 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, ठीक, यही आपका है, ठीक है। सिंपल सा पैरेलल फॉर्म है, मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि 2 सिमिलर फॉर्म्स हैं, ठीक है। मतलब जैसे एजुकेशन है, ठीक है तो सब्जेक्ट एक ही ना, तो लेकिन उसका क्या हो रहा है, 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 2 फॉर्म्स में पेपर हो रहा है, ठीक। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, इक्विवेलेंट फॉर्म्स रिलायबिलिटी जो होती है ये क्या देखती है, द डिग्री टू विच 2 सिमिलर फॉर्म ऑफ अ टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर स्कोर फ्रॉम अ सिंगल ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर, ठीक है। टेस्ट कौन ले रहा है, यूजीसी नेट ले रहा है, ठीक है, 2 फॉर्म में, 2 शिफ्ट में ले रहा है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंस पैरेलल फॉर्म है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी जो होती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ आइटम, क्या होती है हमारी, स्टेबिलिटी ऑफ आइटम। इसको ऐसा समझो, इंटरनल कंसिस्टेंसी को मतलब जो हमारे टेस्ट के आइटम है वो कैसे होने चाहिए, हाईली रिलेटेड होने चाहिए, एक मतलब जो भी टेस्ट के आइटम है, मतलब यहाँ पे जैसे यूजीसी नेट में जो भी हमारे टेस्ट के आइटम है, रिसर्च के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, है ना, यहाँ पे आपका यूनिट 9 कौन सा है, पेडागोजी हो गया, मतलब ये जो टेस्ट है ना, मतलब जो भी आइटम है, जो टेस्ट आइटम है वो हाईली रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, जो टेस्ट आइटम है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे मुझे इसके टाइप्स बताने, तो यहाँ पे इसलिए नहीं लिखूंगी इसको, रुको। जो टेस्ट आइटम है आर हाईली रिलेटेड टू अदर टेस्ट आइटम, रिलेटेड टू अदर टेस्ट आइटम्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी उसके सबसेट हो वो सब क्या हो, हाईली रिलेटेड हो, जिसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल टेस्ट जो है वो कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है। सिंगल टेस्ट को देखते हैं वो कैसे, पूरे होल को समझते हैं यहाँ पे कि कितना कंसिस्टेंट है, जिसमें हम 3 टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसमें 3 टेस्ट हम देखते हैं, सबसे पहला एक इससे लिख लो, 3 टेस्ट को देखते हैं, इसमें आता है स्प्लिट हाफ मेथड, 3 मेथड का यूज करते हैं, स्प्लिट हाफ मेथड का यूज करते हैं, और कुडर रिचर्डसन, इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसे, कुडर रिचर्डसन,
ठीक है, अगर स्पेलिंग ना समझ में आ रही हो तो जो बोल रहे हो वैसे समझ लो, ठीक है। और एक होता है क्रॉन्च बेंच, क्रॉन बैक, बैक बोलते, बेंच नहीं बोलते, क्रॉन बैक्स अल्फा, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्प्लिट हाफ मेथड और कुडर रिचर्डसन। देखो स्प्लिट हाफ मेथड जो होता है, समझना, स्प्लिट हाफ जो मेथड होता है वो क्या करते हैं हम, वहां पर जो टेस्ट होता है ना स्प्लिट हाफ, देखो मैं जिसको जो बोल रही हूँ उसको मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख नहीं सकती, इसको आपको समझना पड़ेगा। स्प्लिट हाफ कहने का मतलब क्या है, हम टेस्ट को क्या कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब हम दो पार्ट में टेस्ट को डिवाइड करते हैं ना, तो वहां पे देखते हैं जो आइटम्स हैं पहले टेस्ट आइटम में और दूसरे टेस्ट आइटम में, वो कैसे हैं, हाईली रिलेटेड होने चाहिए, अनरिलेटेड नहीं होने चाहिए। पहली शिफ्ट में उन्हें कुछ और पकड़ा दिया, दूसरी शिफ्ट में उन्हें कुछ और पकड़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं। जब हम क्या करते हैं किसी टेस्ट को इंटरनल जो कंसिस्टेंसी जो मेथड मतलब स्प्लिट हाफ मेथड का जो हम लोग यूज करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी में, वहां पे हम क्या करते हैं टेस्ट को डिवाइड कर देते हैं दो हाफ्स में, ठीक है। और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे कोरिलेट कराते हैं, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं स्प्लिट हाफ मेजर में, देखो स्प्लिट हाफ में इधर ले देख लो इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये स्प्लिट हाफ मेथड। इस मेथड को, ये जो तीनों मेथड है ना, इसको हम अच्छे से समझेंगे। स्प्लिट हाफ मेथड, ठीक है। स्प्लिट हाफ जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट को टू हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। टेस्ट को क्या करते हैं, डिवाइडेड द टेस्ट इनटू टू हाफ्स। मैंने सिर्फ की पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ठीक। उसके अलावा क्या होता, अब इसको प्रोसीजर, अगर हमें स्प्लिट हाफ मेथड का यूज करना तो उसका एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है, उसका प्रोसीजर लिख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। क्या करेंगे हम, एडमिनिस्टर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टेस्ट को। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम कंप्यूट करेंगे, मतलब देंगे उन लोगों को करने के लिए। कंप्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, कोरिलेट कराएंगे, कोरिलेट करेंगे, ठीक है। दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, फिर अप्लाई करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। ये सारी मतलब डिवाइड, पहले हमने डिवाइड कर दिया, फिर हर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, फिर कंप्यूट कराया, फिर कोरिलेट कराया, ठीक है। अब हम ये जो अप्लाई करने का काम कर रहे हैं ना, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीयरमैन ब्राउन कोरिलेशन फॉर्मूला। अब इसको एप्लीकेशन करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है हमारा, फॉर्मूला कौन सा है हमारा, स्पीयरमैन, लिख लो इस फॉर्मूले को, स्पीयरमैन ब्राउन कोरिलेशन, ब्राउन करेक्शन फॉर्मूला, ब्राउन करेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये हम इस कहां पे अप्लाई करते हैं, ये हम अप्लाई करते हैं जब हम स्प्लिट हाफ मेथड का यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोल देते हैं स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। क्या बोल देते हैं, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, RTT, टोटल टेस्ट। RTT का मतलब टोटल टेस्ट इज इक्वल्स टू 2R स्प्लिट हाफ, स्प्लिट हाफ 1 प्लस R स्प्लिट हाफ। ये फॉर्मूला है, डब्बे में बंद करके अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक। एक मैं एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझा दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल हमें बोला जा रहा है कि, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ, हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। किसका निकालना है, 0.65 का एस्टिमेटेड टू हाफ्स ऑफ अ टेस्ट, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ इतना लिख दिया और तो क्वेश्चन पूरा यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल करने होंगे इसके, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो मैं एक सेपरेट उसकी वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैं इसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि मैं उसके लिए फिर क्वेश्चंस को, मुझे PYQ में जो भी क्वेश्चंस आए ना वो सारे फिर वहां पे ऐड करूंगी न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक। तो मैं ऐसे सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे ये मैं ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें निकालना है, ठीक है।
हमें क्या करना है, फाइंड करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट कितने का, 0.65 का। ठीक, तो ये 0.65 क्या है, ये आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू। तो सिंपल से आपको क्या करना है यहाँ पे, RTT इज इक्वल्स टू टोटल टेस्ट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.65 रख देना है, 1 प्लस 0.65 रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, आपका निकल जाएगा जो टोटल है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो आपका टोटल टेस्ट है, ठीक है, वो निकल जाएगा आपका। ठीक, तो ये चीज समझ में आया। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ टोटल टेस्ट आइटम आप ऐसे निकाल सकते हो स्प्लिट हाफ मेथड का यूज करके। क्लियर है बात, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि न्यूमेरिकल कराऊंगी तो पूरा आपको क्वेश्चन लिख के मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझा दिया, अगर आपको करना होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स करा दूंगी। ठीक, इसके अलावा स्पेयरमैन का एक जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला कहने का मतलब क्या है, जब आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन होगा तब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बात समझ रहे हो, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट क्वेश्चन में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर जब बोले व्हेन नंबर ऑफ आइटम एडेड, या फिर व्हेन नंबर ऑफ आइटम सब्सट्रैक्टेड, अगर ये बात बोल रहा है तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, उस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे आर। ये जनरल फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब दोनों के जो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा हुआ है तब भी चाहो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा शॉर्ट में है तो ये इजी रहता है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट को बता दिया है। ठीक है, KR11, कॉपी में लिख लो फॉर्मूला, अगर न्यूमेरिकल कहोगे तो करवा दूंगी मैं इसके। ठीक है, ठीक, तो ये फॉर्मूला है जिसे ये जनरल फॉर्मूला है। के क्या है, के इज अ फैक्टर, के एक फैक्टर है। अब के को निकालते कैसे हैं, के को हम लोग निकालते हैं n1 प्लस n2 बाय n1। जब हम ऐड करते हैं कोई चीज या फिर कोई चीज जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 बाय n1, ऐसे निकालते हैं के की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आपका ये स्पेयरमैन ब्राउन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्पेयरमैन ब्राउन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग स्प्लिट हाफ मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद आया था एक फॉर्मूला और, हम यहाँ पे मैंने लिखवाया था आपको, कौन सा, कुडर रिचर्डसन। ठीक है, कुडर रिचर्डसन, जैसे KR20 KR21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको देख लो, मैं नेक्स्ट से बता दे रही हूँ, कुडर रिचर्डसन एंड क्रॉनबेक अल्फा। ठीक, अब देखो इसमें सिंपल सा ऐसे समझो, देखो इसको समझाने के लिए, देखो ये आपका क्रॉनबेक अल्फा हो गया, ये आपका KR20 हो गया, ये आपका KR21 हो गया। ठीक, ये तीनों चीजें समझ में आई। ठीक है, ये KR20 हो गया, KR21 हो गया। अब बात आता है आपका कि ये जो कुडर रिचर्डसन जो ये है, कुडर रिचर्डसन और क्रॉनबेक अल्फा, अगर कुडर रिचर्डसन कहने का मतलब क्या है, कुडर रिचर्डसन जो होता है ये क्रॉनबेक अल्फा, और ये क्या होता है, मोर देन वन करेक्ट आंसर, मोर देन वन करेक्ट आंसर मतलब क्या है, जब एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो। बात समझ रहे हो, जब एक से ज्यादा करेक्ट आइटम आंसर्स हो जाए, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, क्रॉनबेक का यूज करते हैं। लाइक आपके मतलब आपसे जैसे पूछा गया कि आपने कितनी क्लासेस मेरी देखी है ना, या फिर बोला जाए कि रिसर्च की आपने कितनी क्लासेस अटेंड की है। ठीक, तो आप लोग बताओगे 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है ना, या फिर कोई कहेगा मैंने 1 को नहीं की है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब जब मोर देन वन आंसर, कई सारे करेक्ट आंसर मिले, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्रॉनबेंच फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्रॉनबेंच अल्फा यूज करते हैं। KR20 में क्या होता है, डाइकोटोमस होता है, डाइकोटोमस होता है, मैंने वेरिएबल बताया डाइकोटोमस, जहां पे एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा।
ठीक है, एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा, डाइकोटोमिसली, मतलब यहाँ पे एक राइट आंसर होगा और एक रॉन्ग आंसर होगा। लाइक आपका मल्टीपल चॉइस हो गया, मल्टीपल चॉइस का जो फॉर्मूला होता है ऐसे ही तो होता है, जो ट्रू फॉल्स होता है वो भी ऐसे ही होता है। और KR20 क्या होता है, ये एक सिंपल फॉर्म है KR20 का, KR21। ठीक है, अब इन सब के फॉर्मूले देख लो कौन कौन से होते हैं। मैं तीनों के फॉर्मूले लिखवाई दे रही हूँ आपको, KR20 का और KR21 का। ठीक है, अगर KR20 का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, KR20 के फॉर्मूले का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लो। न्यूमेरिकल अगर कहोगे तो मैं करा दूंगी इसके, R टोटल टेस्ट n/n-1 1 माइनस समेशन PI QI अपॉन S स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। P क्या है, आपके करेक्ट रिस्पॉन्स है। P क्या है आपका, जो करेक्ट आंसर है या फिर रिस्पॉन्स बोल दो। ठीक है, करेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं वैसे यहाँ पे। ठीक है, और Q क्या है, रॉन्ग प्रोपोर्शन, रॉन्ग प्रोपोर्शन। ठीक, उसके अलावा ये जो S स्क्वायर है, S स्क्वायर क्या है आपका, ये वेरिएशन है, क्या है, वेरिएंस है स्कोर का। ठीक है, ये क्या है, वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ द स्कोर। ठीक, और वेरिएंस हमको पता है फॉर्मूला, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, वेरिएंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका KR20 का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, KR20 का फॉर्मूला हो गया। लिख लो, अगर न्यूमेरिकल बताओगे तो मैं इसको करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, KR21 का फॉर्मूला। KR21 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, RTT, हाँ, इज इक्वल्स टू K अपॉन K-1। K की वैल्यू जैसे पहले हमने वो निकाली थी वैसे ही निकालेंगे। म्यू मतलब मीन होता है, K माइनस म्यू। ठीक है, और K अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है KR21 का। ठीक है, इजी है, बस यही इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा। ठीक, तो ये KR21 का फॉर्मूला हो गया। और क्रॉन बैच हम कब यूज करेंगे, जब मोर देन 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट कौन सा लिखा था, स्कोरर और रेटर। स्कोरर और रेटर कहने का मतलब क्या है, जो हमारा स्कोरर और रेटर रिलायबिलिटी है, उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिलायबिलिटी होती है ना, वहां पे हम क्या करते हैं, देखो एक इंटर रेटर होती है और एक इंट्रा रेटर होती है। ठीक है, स्कोरर रेटर को यहाँ पे समझ लो, स्कोरर रेटर। ठीक है, एक होता है, देखो स्कोरर रेटर में क्या होता है, यहाँ पे एक इंटर जज मतलब इंटर रेटर होती है, एक का होता है इंटर रेटर होता है, एक होता है इंट्रा रेटर। ठीक है, एक इंटर रेटर होता है, एक इंट्रा रेटर होता है। जब इंटर रेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, इंटर रेटर में रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट स्कोर। ठीक है, और इंटर रेटर क्या होता है हमारा, इसको देखो, इसको हम लोग बोल देते इंटर जज बोल देते, इंटर रेटर। ये इंटर रेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर जज भी बोल देते हैं, और इसको इंट्रा जज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिलायबिलिटी होती है वो 2 और मोर इंडिपेंडेंट स्कोर्स होते हैं यहाँ पे, या फिर रेटर्स होते हैं। ठीक है, जो रेटिंग देने का काम करते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये रिलायबिलिटी refers to consistency of one individual scoring। एक इंडिविजुअल का स्कोर लेंगे, रेटिंग लेंगे। यहाँ पे एक की बात की जाती है, यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा बात की जाती है, तो ये क्या होता है, स्कोरर या फिर इंटर रेटर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट है आपका 5th वन, जिसमें इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी में आ जाओ। यहाँ पे क्या होता है
कि दोनों जो फॉर्म होते हैं ना, मतलब दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो टू फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, दो फॉर्म जो होते हैं टेस्ट के, ठीक है, दो फॉर्म्स के जो टेस्ट होते हैं उसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, हम डिफरेंट मतलब दो फॉर्म्स टेस्ट है, ठीक है, दो फॉर्म है टेस्ट के, एक फॉर्म ए है, एक फॉर्म बी है, ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो ये क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी होती है, क्या होती है, इक्विवेलेंस स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने यहाँ पे ये इसको चेक कर लिया है, ठीक है, इधर आ जाओ एक मिनट पीछे, हाँ, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ये सारी चीजें हमने देख ली है, ठीक है। अब हमारे पास बचता क्या है, ये देखो पहले 6B के सेक्शन में, अच्छा हाँ, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया, टूल्स ऑफ रिसर्च में वैलिडिटी देख लिया, रिलायबिलिटी देख लिया, ठीक है। अब ये बचता है जो आपकी रेटिंग स्केल और एटीट्यूड स्केल, क्वेश्चन आयर एप्टीट्यूड, ये अचीवमेंट बचा हुआ है, ये हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिया, आपका पॉपुलेशन, ये सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, की डिफरेंसेस क्या क्या है आपके, ठीक है, ये एक बार आप लोग रीड कर लेना, ठीक है, इसको आप ये लोग एक बार पूरा रीड कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, फिर हम लोग ने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में सारे एक एक को पॉइंट से डिस्कस कर लिया है, ठीक। फिर नेक्स्ट सैम्पलिंग एरर क्या होती है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है, टूल्स ऑफ रिसर्च में आपकी वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए मैं जल्दी से कर रही हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देख लो, रुको रुको रुको, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज ना हो जाए, हाँ चार्ज पे, ये आपका मैंने जो निकाला था स्टार्टिंग में, ये चीज आप लोग देख लेना, ठीक है, रीड कर लेना, मैंने वैसे समझा दिया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।